एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। वो कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती रही। इन सड़कों के दोनों तरफ वसीओ अरीज रिहायशी बंगले थे। किसी सड़क के मोड़ पर एक आध दुकान भी नजर आ जाती। उन दोनों आदमियों में से किसी ने भी रास्ते को खुफिया रखने के लिए शारिक की आंखों पर पट्टी वगैरह बांधने की कोशिश नहीं की थी। ड्राइवर बड़े इत्मीनान से मुतवस्सित रफ्तार से कार चला रहा था। उनमें से किसी ने शारिक से एक लफ्ज भी नहीं कहा था और ना ही शारिक ने कुछ पूछा था, क्योंकि वो जान चुका था कि ये लोग उसकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। वैसे उसके दिल में हल्का सा खौफ मौजूद था। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि ये कौन लोग थे और उसे इस तरह अगवा करके क्यों ले जाया जा रहा था। अगर ये लोग रहजन या डाकू होते तो उसकी जेबें खाली करके डरा धमका कर किसी वीरान सड़क पर उतार कर चले जाते, मगर उनमें से किसी ने भी उसकी जेब से रकम निकालने या तलाशी लेने की कोशिश नहीं की थी। फलों वाला थैला भी शारिक के हाथ में था। उन्होंने उस थैले को भी नहीं छुआ था। कार एक ऐसी सड़क पर मुड़ गई जिसके दोनों तरफ वसीओ अरीज कोठियां थीं। उस वक्त तकरीबन 11:15 बजे होंगे। बेशतर कोठियों पर सन्नाटा तारी था। बाज कोठियों में रोशनी भी नजर आ रही थी। वो कार एक कोठी के सामने रुक गई। उस कोठी के गेट के सामने पहले ही 2 कारें खड़ी थीं। शारिक वाली कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। कोठी का गेट खुल गया और वो कार को अंदर लेता चला गया। कार के अंदर दाखिल होते ही गेट बंद हो गया। वो दोनों आदमी अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर नीचे उतर आए। उनमें से एक ने कहा, उतर आओ शारिक बाऊ, हमारी मंजिल आ गई है, और ये अपना फलों वाला थैला सीट पर ही छोड़ देना, कोई नहीं खाएगा इन्हें। शारिक थैला सीट पर छोड़कर नीचे उतर आया। उसने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। बहुत बड़ी कोठी थी। वसीओ अरीज लॉन था। आमदोरफ्त के लिए 2 गेट थे। एक पुख्ता रविश कोठी के बरामदे के सामने से होती हुई दोनों गेटों की तरफ चली गई थी। लॉन में अगरचे फैंसी लाइट्स के बोल लगे हुए थे, लेकिन किसी पर भी कोई बल्ब रोशन नहीं था। सिर्फ बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। जिस शख्स ने गेट खोला था उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी, लेकिन दाएं कंधे पर राइफल की उठी हुई नाल उस चादर में से भी साफ नजर आ रही थी। वो दोनों उसे लेकर बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने एक राहदारी थी जिसके दाएं बाएं कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के सामने से गुजरते हुए शारिक ने खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा। कालीन पर 4 आदमी बैठे ताश खेल रहे थे। उनके करीब ही रिवॉल्वर के साथ ऑटोमेटिक राइफलें इस्तादा थीं। वो राहदारी में बाईं तरफ मुड़कर एक दरवाजे के सामने रुक गए। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कालीन पर 2 आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक को शारिक ने फौरन ही पहचान लिया। वो शेरा पहलवान था। शेरा पहलवान को देखकर शारिक के पूरे जिस्म में अनजाने खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। दूसरे आदमी को शारिक नहीं जानता था। उसने भी कुर्ता और रेशमी लाचा पहन रखा था। उसकी उम्र भी 40-45 के लगभग रही होगी। कद निस्बतन छोटा और जिस्म कदरे भारी भरकम था। शारिक के साथ आने वालों में से एक ने अंदर दाखिल होकर कहा, हम शारिक बाऊ को ले आए हैं शेरा पहलवान। शेरा पहलवान ने एक तरफ इशारा किया, इसको बिठाओ उधर, कोई खातिर चातिर करो इसकी, ठंडा शंडा पिलाओ, मेहमान है हमारा। मैं जरा छोटे पहलवान से बात कर लूं तो शारिक बाऊ से भी बात करता हूं। उनमें से एक ने कहा, बैठो शारिक बाऊ। शारिक दीवार के साथ टेक लगाकर कालीन पर बैठ गया। वो दोनों आदमी बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक ने कोक की ठंडी बोतल लाकर उसके हाथ में थमा दी। शारिक का हलक खुश्क हो रहा था। वो उस वक्त वाकई पानी या इसी किस्म की कोई चीज की जरूरत महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बोतल से चुस्कियां ले रहा था। वो शेरा पहलवान और छोटे पहलवान की बातें भी सुन रहा था। शेरा पहलवान कह रहा था, यार छोटे, मान ले मेरी बात, कल कराची की पार्टी आने वाली है, उसके लिए भी माल का बंदोबस्त करना है। मैं तुम्हें 1 किलो जो दे रहा हूँ वही ले जा आज। परसों तक और माल आ जाएगा, जितना चाहे ले जाना। छोटे पहलवान ने कहा, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 1 किलो का क्या करूंगा, रोज के ग्राहकों का क्या जवाब दूंगा। शेरा पहलवान ने कहा, मुझे भी तो अपने रोज के ग्राहकों का ख्याल रखना है छोटे पहलवान। सबको थोड़ा थोड़ा माल दे रहा हूँ कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। छोटे पहलवान ने कहा, ये तुम ज्यादती कर रहे हो मेरे साथ शेरा पहलवान, तुम्हें तो मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। शेरा पहलवान बोला, मैं सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ, ला रकम निकाल। छोटे पहलवान ने घुटने के नीचे दबा हुआ कपड़े का मैला सा थैला निकालकर उसमें से 500 और 1000 रुपए के नोटों की एक एक गड्डी निकालकर उसके सामने रख दी। थैले में और भी गड्डियां मौजूद थीं।
बोला गिन लो, पूरे 1.5 लाख हैं। शेरा पहलवान ने कहा, तुम पर कोई बेएतबारी नहीं है छोटे पहलवान, या कोई पहली मर्तबा यहाँ आए हो? ये कहते हुए उसने शीदे नामी किसी आदमी को आवाज दी। चंद सेकंड के बाद ही एक दुबला पतला सा नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 24-25 साल रही होगी। छोटी गोल दाढ़ी थी और सर पर चेकदार कपड़े का साफा लिपटा हुआ था। माथे पर मेहराब का निशान था। लगता था जैसे वो अभी मस्जिद से नमाज पढ़कर आया हो। शेरा पहलवान ने कहा, शीदे पुत्र, ये पैसे ले जा और छोटे पहलवान को एक थैला ला कर दे। ये कहते हुए नोटों की गड्डियां उस बारिश नौजवान के हाथों में थमा दी। शीदा कमरे से चला गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद उसने पैकेट की तरह लिपटा हुआ एक काला थैला लाकर छोटे पहलवान को दे दिया। छोटे पहलवान ने वो पैकेट कपड़े के मैले से थैले में रखा और शेरा पहलवान से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया। अब कमरे में शेरा पहलवान और शारिक रह गए थे। शेरा पहलवान ने कहा, इधर मेरे करीब आ शारिक बाऊ, तू घबरा क्यों रहा है? शारिक ने अपनी जगह से उठकर उसके करीब बैठते हुए कहा, मुझे इस तरह अगवा करके यहाँ क्यों लाया गया है? उसके लहजे में खौफ नुमाया था। शेरा पहलवान ने कहा, तुझे समझाने के लिए। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि इस दुनिया में दौलत ही सब कुछ है? दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक के इंसान भी खरीदे जाते हैं। अगर किसी के पास दौलत हो तो लोग झुक झुक कर उसे सलाम करते हैं, और अगर दौलत ना हो तो उसे ठोकरें मारी जाती हैं। मैंने तुम्हें बड़ी आसानी से दौलत कमाने का एक नुस्खा बताया था, मगर बात तेरी समझ में नहीं आई। वो जगह सोने की कान है जहां तुमने फलों की दुकान खोल रखी है। ठीक है, अपनी दुकानदारी करते रहो, मगर उसके साथ ये काम करोगे तो तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। ऐश करोगे सारी जिंदगी, इस जैसी कई कोठियां बना लोगे, लोग झुक झुक कर तुम्हें सलाम करेंगे। शारिक ने कहा, लेकिन पहलवान जी, मैं ये नाजायज काम नहीं करना चाहता। एक नाकर्दा जुर्म में 14 साल सजा काट कर आया हूँ। मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, एक शरीफ आदमी हूँ। शेरा पहलवान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक शरीफ आदमी ही था और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मुझे इस रास्ते पर डाल दिया गया जिस पर मैं नहीं चलना चाहता था। आज मुझे पता चला है कि शराफत का दूसरा नाम दौलत है। मेरे पास बड़ी बड़ी शान वाले लोग आते हैं, ऐसे लोग जिनकी माशरे में बड़ी इज्जत है, लेकिन वो मेरे सामने नजरें झुका कर खड़े होते हैं। शारिक ने कहा, मैं अपने हालात से मुतमईन हूँ पहलवान जी। मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई और बंदा देख लें। शेर पहलवान ने कहा, बात यह है कि तुम्हारी वो दुकान हमारा बहुत पुराना अड्डा है। आसपास के छोटे छोटे शहरों से हमारे ग्राहक वहीं आते हैं। लतीफ ने शराफत से वो दुकान खाली कर दी। हमारा ख्याल था कि तुमसे काम लेंगे, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हम कई दिन से नुकसान उठा रहे हैं। चलो ना सही, तुम ये काम नहीं करना चाहते तो वो दुकान हमें दे दो, मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। शारिक ने कहा, नहीं पहलवान जी, वो दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। शेरा पहलवान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, जल्दी में कोई फैसला करने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह सोच कर फैसला कर लेना। कल शाम को मेरा आदमी आएगा, उसे बता देना। शारिक ने कहा, मेरा जवाब कल भी यही होगा। शेरा पहलवान ने कहा, बड़े जिद्दी हो। फिर रफीक नाम लेकर किसी को आवाज दी। एक आदमी अंदर आ गया। ये उनमें से था जो शारिक को यहाँ लाए थे। शेरा पहलवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओए रफीक, शारिक बाबू को छोड़ाओ, ये हमारे काम का नहीं है। वो शारिक की तरफ मुड़ गया, बोला, जा शारिक बाबू, तू तो बिल्कुल ही निकम्मा है। रफीक ने कहा, भोला आया हुआ है शेरा पहलवान। शेरा पहलवान ने कहा, उससे कह दे आज माल नहीं है, कल आ जाए। जा पहले इसे छोड़ा, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। रफीक ने इशारा किया, चल शारिक बाबू। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने कमरे से बाहर निकलने में देर नहीं लगाई थी। वो कार अब भी बरामदे के सामने खड़ी थी। शारिक जल्दी से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। रफीक ने ड्राइवर या दूसरे आदमी को बुलाने की बजाय खुद ही स्टीयरिंग संभाल लिया। उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लॉन में टहलते हुए गनमैन ने गेट खोल दिया। कार गेट से निकलकर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। इस मर्तबा उसकी रफ्तार खासी तेज थी। शारिक जिंदगी में पहली मर्तबा इस तरफ आया था। माँ बाप के कत्ल से पहले वो 8वीं क्लास का तालिबे इल्म था। घर से दुकान और दुकान से घर, कहीं इधर उधर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर जिंदगी के 10-12 साल जेल के हिसार में गुजरे थे। इन बरसों में वो रास्ते भी उसकी नजरों से धुंधला गए थे जिन पर वो बचपन में खेला करता था। जेल से आए हुए अभी 1.5 महीना ही हुआ था। अपने इलाके के कुछ रास्तों से वाकिफ हुआ था या मंडी का रास्ता मालूम हुआ था। इसके अलावा वो लाहौर के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस तरफ पहली मर्तबा आया था और इन रास्तों को जहन में रखने की कोशिश कर रहा था। रफीक ने कार एक सड़क पर मोड़ते हुए कहा, तुम तो बेवकूफ हो शारिक बाबू। छोटे पहलवान को देखा तुमने? ये बागबान पूरे का बहुत बड़ा बदमाश है। चंद साल पहले बिल्कुल सूखा सड़ा सा हुआ करता था। हलवाई की दुकान पर कढ़ाइयां मांजा करता था। कभी किसी की नौकरी करता, कभी किसी की मार खाता। हमारे शेरा पहलवान को उस पे तरस आ गया। उसे पान सिगरेट की दुकान खोल दी और साथ ही ये धंधा शुरू करा दिया। बड़ा जादू है इस अफगानी पाउडर में।
अब ये बागबान पूरे का सबसे मशहूर आदमी है। इसने अपना अखाड़ा भी बना लिया है, पहलवान बन गया है, लेकिन इसे पहलवानी नहीं आती। बड़े बड़े ऊंचे शिमले वाले लोग आते हैं इसके पास, बड़े ताल्लुकात हो गए हैं इसके भी। मैं तो कहता हूँ कि तू भी शेरा पहलवान की बात मान ले, कसम रब की ऐश करेगा। शारिक ने जवाब में कहा, नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता ऐसे कामों में। रफीक बड़बड़ा कर खामोश हो गया। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई बिलाखिर लोहारी गेट के सामने रुक गई। शारिक ने नीचे उतरकर रफीक का शुक्रिया अदा किया। 12:15 बज रहे थे। चौक पर अब भी रौनक थी। होटल के सामने लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। पान की दुकानों के सामने खड़े मनचले पान चबाते हुए सिगरेट के कश लगा रहे थे। 2 लड़के मोतिये के हार बेचते फिर रहे थे। शारिक इधर उधर देखता हुआ गेट की मेहराब के अंदर दाखिल हो गया। मुख्तलिफ गलियों में चलते हुए वो सोच रहा था कि माँ जी और रजिया परेशान हो रही होंगी। वो 10:30 बजे दुकान बंद करता था और ज्यादा से ज्यादा 12 बजे घर पहुंच जाया करता था, लेकिन आज 12:30 बज गए थे। जब वो मकान वाली गली में दाखिल हुआ तो उसका ख्याल दुरुस्त निकला। मरियम और रजिया मकान के दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरों पर परेशानी नुमाया थी। शारिक ने करीब पहुंचकर कहा, माँ जी, आप लोग दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? मरियम ने रास्ता देते हुए कहा, कहाँ चला गया था पुत्र? 2 मरतबा होकर आई हूँ तेरी दुकान से। दूसरे दुकानदार ने बताया था कि तू 10:30 बजे दुकान बंद करके चला गया था। शारिक ने कहा, वो रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया था, वो मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गया। ये कहकर उसने फलों वाला थैला रजिया के हाथ में थमा दिया। रजिया ने कहा, कहीं जाना हो तो बता दिया करें, आपको देर हो जाती है तो दिल में हौल से उठने लगते हैं। शारिक ने रजिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, आइंदा बताकर जाया करूंगा। चलो अब खाना दे दो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। रजिया बोली, भूख तो मुझे भी लग रही है, अम्मा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। आप कमरे में चले, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। ये कहकर रजिया किचन की तरफ चली गई। शारिक इजहार नदामत के सिवा कुछ नहीं कर सका था। वो दोनों उसकी वजह से भूखी बैठी रही थी। कुछ देर के बाद रजिया खाना गर्म करके ले आई। खाने के दौरान ही शारिक को माँ जी की दवा याद आ गई। उसने गोलियों वाली थैली निकालकर मरियम की तरफ बढ़ा दी। उसने कहा, ये आपकी दवा की गोलियां हैं। मरियम ने थैली लेते हुए कहा, अच्छा किया तुमने, गोलियां ले आए, खत्म हो गई थी। खाने के बाद शारिक अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। वो मरियम और रजिया के बारे में सोचने लगा। कितनी चाहत थी उन दोनों को उससे। उसके इंतजार में खाना तक नहीं खाया था और आधी रात गुजर जाने के बाद भी परेशान सूरत बाहर खड़ी उसकी राह तकती रही थी। फिर उसके जहन में शेरा पहलवान का ख्याल आ गया। आज जो कुछ उसने देखा था उससे अंदाजा हो गया था कि हेरोइन के कारोबार में कितनी कमाई है। छोटा पहलवान उसे 1.5 लाख रुपए देकर गया था और उसके बदले जो हेरोइन का पैकेट दिया गया था उसका वजन ज्यादा से ज्यादा 1 किलो रहा होगा। और शारिक को यकीन था कि छोटा पहलवान उससे दुगनी रकम कमाएगा और शायद इसलिए शेरा पहलवान उस दुकान के लिए उसके पीछे पड़ गया था। ये उनका पुराना अड्डा था और यहाँ भी रोजाना लाखों का धंधा होता होगा। कुछ लोग तो अब भी अफगानी पाउडर मांगते थे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वो दुकान बदली हुई देखकर पूछे बगैर चले जाते होंगे। शेरा पहलवान ने उसे उस दुकान की मुंह मांगी कीमत की पेशकश भी कर दी थी, लेकिन शारिक का इस दुकान को बेचने का कोई इरादा नहीं था। शारिक यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया और सुबह उठकर अपने मामूलात में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन शाम को शेरा पहलवान का एक आदमी दुकान की फरोख्त के सिलसिले में उसका फैसला मालूम करने के लिए आया। शारिक ने उसे जवाब दे दिया कि उसका दुकान बेचने का कोई इरादा नहीं है। वो शख्स खामोशी से वापस चला गया। 3-4 रोज गुजर गए, कोई खास वाकया पेश न आया। अलबत्ता अफगानी पाउडर के गाहक बदस्तूर आते रहे। शारिक उन्हें डांट कर भगाता रहा। इस दौरान शेरा पहलवान का कोई आदमी नहीं आया था। शारिक ने यह समझ लिया कि शेरा पहलवान ने यकीनन इस दुकान का ख्याल जहन से निकाल दिया होगा। उस रोज रात के 8 बजे थे। शटलकॉक बुरके वाली एक औरत फल लेने के लिए उसकी दुकान पर आई। उसने बुरके का नकाब उठाया हुआ था। खूबसूरत औरत थी। शारिक के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। उसने 2-3 किस्मों के फल खरीदे। पैसे देते वक्त उसने स्याह रंग का एक शॉपिंग बैग भी फलों के थैलों के करीब रख दिया। उस थैले की गिरह लगी हुई थी। उस औरत ने कहा, भैया ये सामान जरा यहीं रखो, मेरा ये थैला भी रख लो, मैं जरा दरबार से होकर आती हूँ। शारिक ने कहा, कोई बात नहीं है, आप हो आइए। ये कहकर शारिक ने तमाम थैले उठाकर नीचे दुकान के अंदर की तरफ रख दिए। वो औरत तेज तेज कदम उठाती हुई दाता दरबार की तरफ चली गई। शारिक अपनी दुकानदारी में लग गया। कुछ देर तक तो उसे बुरके वाली उस औरत का ख्याल रहा, लेकिन फिर वो उसे भूल गया। तकरीबन 10 बजे वो कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी नजर उन थैलों पर पड़ गई। उसके साथ ही उसे शटलकॉक बुरके वाली औरत याद आ गई। 3 थैलों में तो फल थे और चौथा थैला वो औरत छोड़ गई थी। वो उठकर इधर उधर देखने लगा। 2 घंटे हो चुके थे और वो औरत अभी तक वापस नहीं आई थी। उसने ये सोचकर सर झटक दिया कि बाज अकीदतमंद घंटों दरबार में बैठे रहते हैं,
हो सकता है वो औरत भी अभी तक दरबार में बैठी हुई हो। तकरीबन 5 मिनट और गुजर गए। अचानक ही 5-6 पुलिस वाले उसकी दुकान पर आ गए। उनमें एक सब इंस्पेक्टर भी था। ये सब इंस्पेक्टर कभी कभार फल वगैरह लेने के लिए दुकान पर आता रहता था और हमेशा उससे सलाम दुआ होती थी। लेकिन आज वो पुलिस वालों को लेकर जिस तरह उसकी दुकान पर आया था, उससे शारिक को समझने में देर न लगी कि मामला गड़बड़ है। शारिक ने पूछा, क्या बात है सर जी, क्या मामला है? थानेदार धाड़ा, बाहर निकलो दुकान से। उसके साथ ही उसने शारिक को पकड़कर दुकान से बाहर खींच लिया। पुलिस वाले राइफलें ताने खड़े थे। सब इंस्पेक्टर उसकी जामा तलाशी लेने लगा। उसकी जेबों से बरामद होने वाली रकम उसने अपनी पतलून की जेब में ठूस ली। सब इंस्पेक्टर ने अपने मातहतों को हुक्म दिया, दुकान की तलाशी लो। 2 कांस्टेबल दुकान में घुस गए। उन्होंने चंद ही मिनट में दुकान को इस तरह उलट पलट कर रख दिया जैसे कोई बैरूनी हमलावर माले गनीमत पर टूट पड़ता है। आसपास के दुकानदार और राहगीर बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए थे और एक कांस्टेबल उन्हें डांटते हुए वहां से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। एक पड़ोसी दुकानदार ने कांस्टेबल से पूछा, ओए तुफैल, क्या बात है? इसकी दुकान पर छापा क्यों मारा है? यहाँ के दुकानदार तकरीबन सभी पुलिस वालों को जानते थे क्योंकि थाना सामने ही था, चौक के दूसरी तरफ, भाटी गेट के बिल्कुल साथ। तुफैल ने सरगोशी में बताया, मुखबरी हुई है, ये आदमी हेरोइन बेचता है। दुकानदार ने कहा, क्यों शरीफ आदमी को जलील करते हो तुम लोग? जब यहाँ पान की दुकान थी और हेरोइन का कारोबार होता था तो उस वक्त तुम लोगों ने कभी छापा नहीं मारा और अब एक शरीफ आदमी पर चढ़ दौड़े हो तुम लोग। कांस्टेबल तुफैल ने कहा, जा यार, तू अपनी दुकान पे जाके बैठ। सब इंस्पेक्टर बड़ा करख्त है, कहीं तुम्हें भी ना ले जाकर बंद कर दे। फिर वो दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए चीखा, जाओ यहाँ से तुम लोग, क्यों मजमा लगा दिया है? पहले कभी पुलिस नहीं देखी? एक बूढ़े ने जवाब दिया, ऐसी पुलिस तो वाकई पहले कभी नहीं देखी जो मुजरिमों को पनाह दे और शरीफों को सरेआम नंगा करे। ये जुमला सब इंस्पेक्टर ने भी सुन लिया। उसने मुड़कर खूंखार नजरों से बूढ़े की तरफ देखा। दुकान के अंदर एक कांस्टेबल ने काले रंग के शॉपिंग बैग की गिराह खोलकर उसमें झांकते हुए कहा, सर जी ये देखें, हेरोइन की पुड़ियां भरी हुई हैं इसमें। सब इंस्पेक्टर ने वो थैला ले लिया, उसमें हाथ डालकर मुट्ठी भर पुड़ियां निकाली और लोगों को दिखाते हुए बोला, देख ली इसकी शराफत आप लोगों ने? बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। ये हेरोइन हम अपने साथ लेकर नहीं आए, आप लोगों के सामने इस दुकान से बरामद हुई है। उस बूढ़े ने कहा, अगर तुम लोग चाहते तो इस दुकान से एटम बम भी निकाल सकते थे। एक कांस्टेबल ने बूढ़े को बाजू से पकड़कर पीछे धकेला, बोला, जा बाबा यहां से चला जा, क्यों तेरी शामत आई है? सब इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों ओए, कब से धंधा कर रहा है? ये कहते ही अचानक उसने शारिक को थप्पड़ मार दिया। शारिक गाल सहलाते हुए हकलाया, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक औरत ने फल खरीदे थे, खरीदे हुए फल और ये थैला वही औरत रख कर गई थी। उसने कहा था कि दाता दरबार जा रही है, थोड़ी देर में वापस आकर ले लेगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। थानेदार बोला, झूठ बोलता है। ये कहते ही उसने उसकी पिटाई शुरू कर दी। काला धंधा करता है, लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। कई दिन से तुम्हारे बारे में इत्तलात मिल रही हैं, आज पकड़ा ही गया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे बंद करवा दूंगा। शारिक चीखा, मेरा इस थैले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। एक कांस्टेबल भी कहते हुए उस पे पिल पड़ा, तेरी दुकान से माल बरामद हो गया और अब कहता है कि तू बेकसूर है? पता तो तुझे थाने जाकर चलेगा बच्चे। सब इंस्पेक्टर ने कहा, दुकान की अच्छी तरह तलाशी लो, कुछ और भी होगा। एक कांस्टेबल ने कहा, चेक कर लिया है सर जी, दुकान में तो और कुछ नहीं है, शायद घर में माल छुपा रखा हो। सब इंस्पेक्टर ने कहा, इसे थाने ले चलो, पता कर लेते हैं सब कुछ इससे। वो लोग शारिक को मारते पीटते हुए थाने की तरफ ले चले। बहुत से लोग अब भी दुकान के सामने जमा थे और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे थे। बाज लोग उसे मुजरिम गर्दान रहे थे और बाज लोग उसकी शराफत की कस्में खा रहे थे। एक आदमी ने कहा, ये सब पुलिस के खाने पीने के चक्कर हैं। जो लोग पुलिस वालों को भत्ता नहीं देते उनका यही हशर होता है। पड़ोसी दुकान वाले ने अपने नौकर को आवाज दी, ओए काके, ये सारा सामान समेट कर दुकान का शटर गिरा दे और शारिक बाबू के घर में जाकर इत्तला कर दे। शारिक बोल रहा था, एक औरत मेरी दुकान पर रख गई थी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। करीब खड़े हुए सब इंस्पेक्टर ने उसके मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। शारिक लड़खड़ाता हुआ कुर्सी से टकराया और कुर्सी समेत उलट गया। उसका सर दीवार से लगा, पेशानी की खाल फट गई और खून रिसने लगा। सब इंस्पेक्टर ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और दूसरे हाथ से उसके पेट में जोरदार घूंसा मार दिया। शारिक के मुंह से चीख निकल गई। इंस्पेक्टर ने कहा, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ और इससे मालूम करो कि इस धंधे में इसके साथ और कौन कौन है। मुझे तो लगता है ये किसी बड़े गिरोह का आदमी है। सब इंस्पेक्टर शारिक को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। उसके पेट पर एक और घूंसा मारा। बोला, बता कब से ये धंधा कर रहा है और कितने लोग हैं तेरे साथ? शारिक चीखा, मैं बेकसूर हूँ। सब इंस्पेक्टर ने इस मर्तबा उसके सीने पर मुक्का मारा। अभी तू सब कुछ बता देगा। शारिक चीख रहा था, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ।
मेरा इस धंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। सब इंस्पेक्टर तकरीबन आधे घंटे तक शारिक की धुनाई करता रहा और शारिक की चीखें थाने में गूंजती रहीं।